नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सुनिए साहब। और सुनिए साहब में हम आज बात करेंगे विकसित होने की चाह में बदलते मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश ने अपनी 8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पूरी कर ली है। इस बार निवेशकों का ये सम्मेलन कई मायनों में खास रहा। इस बार 30,77,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। पहली बार इससे पहले उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश के हर अंचल से परिचित कराने 7 रीजनल इन्वेस्टर समिट की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जाकर कई करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी लाए हैं। अब पहली बार प्रदेश की राजधानी में देश विदेश के निवेशक इस बार जुटे। मध्य प्रदेश पर भरोसा जताने कई बड़े उद्योगपतियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल हुए। पहली बार इस समिट में करीब 20,000 निवेशकों ने भाग लिया। पहली बार है कि सरकार ने निवेश हितैषी बनने के लिए 1.5 दर्जन से ज़्यादा नीतियां बदली हैं। विभिन्न विभागों की अनुमतियों को घटाया गया है। पहली बार सरकार GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर इसे 2 साल के लिए भूलने को तैयार नहीं है। GIS के बाद फिर सेक्टर वाइज सम्मेलन होंगे, यानी अब निवेश की रस्म अदायगी नहीं होगी। सरकार लगातार इस मुहिम में लगी रहेगी। तो आइए समझते हैं कि मोहन यादव सरकार की निवेश की इस भूख और संकल्प को। किसी भी देश या प्रदेश और वहां रहने वालों की उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि वो प्रदेश आर्थिक तौर पर कितना मजबूत है। कोई भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति तभी बेहतर होगी जब वहां औद्योगिकरण का विस्तार होगा और औद्योगिक निवेश पर फोकस किया जाएगा। अब ये बात मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव अच्छे से समझ रहे हैं। लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औद्योगिक विकास के विजन में स्टार्टअप्स को नई उड़ान देने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 30,77,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इतना ही नहीं, पहली बार सरकार अब सहकारिता में निवेश पर फोकस कर रही है। भोपाल में 2 दिन चली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश को रिकॉर्ड निवेश प्रस्ताव मिले हैं। राज्य सरकार का दावा है कि इन प्रस्तावों से प्रदेश में 17 लाख से ज्यादा रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उद्योगपतियों ने मैन्युफैक्चरिंग के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा रुचि दिखाई है। अडानी ग्रुप, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों ने भी प्रस्ताव दिए हैं। समिट में पहले दिन यानी 24 फरवरी को 22,50,657 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए और MOU हुए। दूसरे दिन 25 फरवरी को 4,11,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले। 2 दिनों में 6 विभागीय समिट भी हुई, जिनमें 500 से ज़्यादा NRI शामिल हुए और अपने निवेश प्रस्ताव भी इसमें उन्होंने रखे। इससे पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और इंटरेक्टिव सेशन में भी निवेश प्रस्ताव सरकार को मिले थे। इन्हें मिलाकर मध्य प्रदेश को कुल 30,77,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनसे 21,40,000 रोजगार की संभावनाएं हैं। यहाँ बता दें कि इसके पहले हुई 7 इन्वेस्टर समिट में कुल यदि हम देखें तो 33 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले थे और केवल भोपाल समिट में 30 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए। अब इस समिट में एविएशन कंपनियों के साथ भी MOU किया गया। फ्लाई भारती के साथ उज्जैन में एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए एक MOU हुआ है। इसमें 750 करोड़ रुपए का निवेश होगा। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस और मध्य प्रदेश नागरिक विमानन विभाग के बीच में 5 नई फ्लाइट्स के लिए भी MOU साइन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री भी ये निवेशकों को विश्वास दिला चुके हैं कि प्रदेश निवेश के लिए तैयार है। ये निवेश का बिल्कुल यहाँ पर सही समय है और प्रदेश में जो MOU हो रहे हैं उनमें से ज़्यादातर MOU को जमीन पर उतारा जाएगा। MP में डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर MP के विकास में, देश के विकास में जुटी है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है, यही समय है, सही समय है आपके लिए MP में इन्वेस्टमेंट करने
और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी यही सही समय है। मैं डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम, उनका मंत्रिमंडल और मुख्य सचिव से लेकर पूरी प्रशासनिक टीम को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं कि ये 2 दिन के अंदर 30,77,000 रुपये के एमओयू को जमीन पर उतारा है। यहां आने से पहले मैंने मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी से बात करी, आगे की कार्य योजना के लिए थोड़ा जानकारी भी लिया और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार की कार्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, ये 30,77,000 करोड़ के एमओयू, इसमें से महत्तम एमओयू जमीन पर उतरेंगे। इतना ही नहीं, एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ एंसिलरी इंडस्ट्री जो कई सारी आती हैं, जो इस एमओयू में समाहित नहीं है, उसको भी अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में स्थापित करने का काम मध्य प्रदेश प्रशासन करेगा, इसका मुझे विश्वास है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मिले निवेश प्रस्तावों पर अब होमवर्क शुरू हो चुका है। एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन निवेशकों से संपर्क कर उनकी जमीन और अन्य सुविधाओं से जुड़ी जानकारियां मांग रहा है, ताकि 1 साल के अंदर निवेश प्रस्तावों को जमीन पर लाने की पूरी रणनीति बनाई जा सके। मुख्यमंत्री इसी हफ्ते 3 मार्च को निवेश प्रस्तावों पर विभागों की समीक्षा कर सकते हैं। एमपीआईडीसी द्वारा हर विभाग से जुड़े हुए निवेश प्रस्तावों की जानकारी लगातार जुटाई जा रही है। इसमें डिटेल होगी कि किस निवेशक को कहां कितनी जमीन चाहिए। इसके लिए कॉरपोरेशन का स्टाफ निवेशकों से लगातार बात कर रहा है, अपने आप को अपडेट कर रहा है, उनको जमीनों की जानकारी दे रहा है। निवेशकों से ये भी पूछा जा रहा है कि उन्हें जमीन के अलावा और क्या क्या सुविधाएं चाहिए। सभी तरह की जानकारी जुटाकर विभागों को दी जाएगी ताकि वो अपने विभागीय निवेश का फॉलोअप कर सके। जाहिर है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये साफ कर चुके हैं कि निवेशकों को मदद देने के लिए सरकार हर संभव कोशिश करेगी। और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इनके भी मैं डाटा देना चाहूंगा जो पहले आपकी जानकारी में है ही। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अलग अलग जो हमारे आंकड़े हैं वो 2.34 लाख करोड़ के, जिसमें 2.74 लाख रोजगार का। इंटरेक्टिव सेशन जो हमारे अपने राज्य के बाहर जो बाकी राज्यों में जाकर हमने किए थे, उसमें 1.42 लाख करोड़ के और 1.32 लाख नौकरियां। इसी प्रकार से जीआईएस 2025 में कुल योग मिलाएं तो सब मिलाकर के लगभग 30,77,000 करोड़ के हमारे निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह केवल निवेश का मंच नहीं बल्कि विचार मंथन, नीति निर्माण एवं भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। मध्य प्रदेश की यात्रा रुकेगी नहीं। हम निवेशकों के विश्वास को मजबूती देंगे, नई नीतियां लागू करेंगे, आधारभूत संरचना को और सशक्त करेंगे। बड़े निवेश की बात के साथ ही अब गांव-गांव में निवेश पहुंचेगा, ऐसी रणनीति मध्य प्रदेश के लिए तैयार हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान मध्य प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में निवेश करने के लिए उद्योगपतियों ने खासी रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग की उपस्थिति में 2305 करोड़ रुपए के 19 एमओयू इसके लिए साइन हुए। इसके साथ ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन के बीच में जो सांची के दुग्ध संघ चलते हैं, उनके लेकर भी एक अनुबंध हुआ है। अब ये पहली बार है कि सहकारिता के क्षेत्र में इतने बड़े स्तर पर निवेश की पहल की गई है। इस बार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सहकारिता के क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी सीपीपी मॉडल की शुरुआत की गई है। इस मॉडल के तहत 2305 करोड़ रुपए के 19 एमओयू साइन किए गए, जो हम पहले ही बता चुके हैं। ये एमओयू हुए हैं रिलायंस, वैद्यनाथ, मैजेस्टिक, बासमती राइस सहित कई कंपनियों इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि व्यापार और व्यवसाय में सहकारिता की भूमिका खासी अहम है। दुग्ध का क्षेत्र हो, पर्यटन और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में सहकारिता का विशेष योगदान है। उन्होंने कहा कि यह एमओयू सहकारिता और अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने में मददगार साबित होंगे।
वहीं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने घोषणा की है कि सहकारिता विभाग में एक निवेश विंग स्थापित की जाएगी। यह विंग दैनिक आधार पर यानी डे टू डे के स्तर पर काम करेगी और निवेशकों की गतिविधियों पर निगरानी करेगी। उन्होंने निवेशकों को आभार भी जताया है कि वह निवेश कर प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती प्रदान करने के लिए आगे आए। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि देश भर में 1 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं और लगभग 30 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सहकारिता के क्षेत्र में कंप्यूटरीकरण का काम तेजी से चल रहा है, जो इसे और मजबूत बनाएगा। सहकारिता के क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगाज किया है। CPPP कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस मॉडल के माध्यम से हम कोऑपरेटिव सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के साथ जोड़कर नए बिजनेस के आयाम स्थापित करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा सहकारी आंदोलन और मजबूत हो, सहकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ हमारा किसान और मजबूत हो। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सानिध्य में हमने लगभग 2000 करोड़ के सहकारिता के माध्यम से MOU किए हैं। रिलायंस जो कि CBG में आ रहा है, उन्होंने हमारे साथ MOU किया है। वैद्यनाथ अपने प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के लिए हमारे साथ उसने MOU किया है। चलिए वो आपको बताते हैं कि किन कंपनियों ने निवेश किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सहकारिता के क्षेत्र के लिए किए गए MOU में जो शामिल प्रमुख कंपनियां हैं, उनके निवेश के लिए रिलायंस ग्रुप ने 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रदेश में करेगी, तो मैजेस्टिक बासमती राइस ने भी इतनी ही रकम के प्रस्ताव दिए। वहीं RM ग्रुप मशरूम वर्ल्ड 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कुल मिलाकर मोहन यादव सरकार सहकारिता के क्षेत्र में नई क्रांति लाने में जुटी हुई है। मोहन सरकार की नीतियों की बदौलत दरअसल 30 साल के इतिहास में पहली बार 11 फरवरी को मोहन कैबिनेट की बैठक में 7 जो निवेश से जुड़ी हुई नीतियां हैं उनको मंजूरी दी गई। इतना ही नहीं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश सरकार की निवेश को प्रोत्साहित करने वाली 18 से ज़्यादा नीतियों को लॉन्च किया। इसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में निवेश के सारे रिकॉर्ड इस बार टूट गए। वहीं सहकारिता क्षेत्र में भी निवेशकों ने निवेश के लिए कदम बढ़ाए हैं। खैर, अब देखना होगा कि प्रदेश में बम्पर निवेश से प्रदेश में विकास की रफ्तार और कितनी तेज होती है। तो आइए इस बात को समझते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है रंजन जी आपका हमारी इस चर्चा में। नमस्ते प्रभु जी, थैंक यू। तो रंजन जी, आपने भी कई निवेश सम्मेलन देखे हैं। ये अभी तक यदि हम जैसे मैंने बताया कि अभी तक जो 7 इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें करीब 33 लाख करोड़ के प्रपोजल प्रदेश को मिले थे। उसमें बहुत सारे मूर्त रूप हुए, बहुत सारे डंप हो गए। इस बार के निवेश सम्मेलन की खासियत यह है कि अकेले इस सम्मेलन में 30 लाख करोड़ से ज़्यादा यानी 30,77,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। कंपनियों ने रुचि दिखाई है। केंद्र सरकार गारंटी देती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश में निवेश के लिए यही सही समय है। केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ जो MOU हो रहे हैं उनमें से ज़्यादातर धरातल वो उतारे जाएंगे और काम भी उस दिशा में शुरू हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि पिछली समिट से ये समिट कुछ बेहतर इस बार बनकर सामने आ रही है? देखिए प्रभु जी, जहां तक संख्या की बात है कि कितने का आपका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हुआ है, उससे मैं इंप्रेस नहीं होता। कारण आप जानते हैं, आपने खुद का अभी तक 35 लाख करोड़ का मिल चुका है। धरातल पे कितने हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 30 लाख के बजाय मैं 10 लाख की सुनूंगा और सब आने वाले हैं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो पिछला जो हम लोग का अनुभव है मध्य प्रदेश के निवासियों का, बहुत अच्छा अनुभव नहीं है। और ऐसा नहीं इसके लिए सरकारी दोषी है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। बहुत से लोग नहीं आने चाहते हैं, बहुत से लोग आके पीछे चले जाते हैं। तो जरूरत है कि सरकार को सीरियस होकर काम करना पड़ेगा और एक टीम वर्क से, उसमें अधिकारी भी हैं, चीफ सेक्रेटरी भी हैं, मंत्रिमंडल भी है। तो जो आपका सवाल है उसमें मेरा जवाब है कि इस बार सरकार थोड़ी सीरियस दिख रही है। और मोहन यादव ने जब अपना कार्यभार संभाला है, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा इस बार। हाँ रंजीत, इस बार बड़े अजीब मतलब ये कहें कि सरकार जो है पूरी तरह निवेश के मोड पे चली गई है कि आपने रीजनल इन्वेस्टर समिट की, आपने इंटरेक्टिव सेशन किया, आप विदेश भी गए, उसके बाद फिर आपने जो है प्रदेश की राजधानी को चुना इस सम्मेलन के लिए और ये असर दिख रहा है। तो अभी तक का जो पोस्चर है
वो बड़ा मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। रीजनल समिट कहाँ होते थे, होते भी थे तो कभी हो गए। भोपाल में जीआईएस कहाँ होता था, ये होता था कि उद्योगपति भोपाल नहीं आ सकता तो इंदौर कर दें। उद्योगपति इंदौर आया, उसको इंदौर दिखता था, बाहर दिखता नहीं था। तो इंटेंट जो है सरकार का वो थोड़ा मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। दूसरी बात जो अंतर दिख रहा है, शुरुआत में ही अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यकाल शुरू हुआ है, फर्स्ट जिनका जीआईएस है, प्रधानमंत्री भी आ गए और अमित शाह भी आ गए। तो दो बड़े नेता अगर केंद्र से आते हैं, और मैं एक दूसरे उसको लैंग्वेज में कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रदेश का ऋण है। ऋण इसलिए है कि जो भाजपा लगातार कोशिश कर रही थी कि 29 को 29 सीट मिल जाए और लगातार नाकामयाब हो रही थी, उसको 29 सीट मिली है। तो उनका कर्ज उनके ऊपर है कि मध्य प्रदेश कर्ज उतारें और यहाँ के डेवलपमेंट को रास्ता दिखाएं। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में, एक तो सुन के आने से उद्योगपतियों में दिलासा हुआ है कि नहीं ठीक है, आएंगे तो हमें चीजें मिलेंगी, हमें सहूलियत मिलेगी। और अमित शाह ने एक बड़ी अच्छी बात दिखी मुझे, ये नहीं मैं पार्टी लाइन में किसी की तारीफ कर रहा हूँ, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी का नाम लिया। तो मुझे लगता है कि जब भी आप ब्यूरोक्रेसी का नाम लेते हैं तो ब्यूरोक्रेसी को मैसेज देना चाहते हैं कि आप इन्वॉल्व होइए, और एक तरह उनको एक तरह से मनोबल भी उनका बढ़ा रहे हैं कि आपके बिना हम नहीं पढ़ सकते, तो सरकार थोड़ी करती है। ब्यूरोक्रेसी कोई काम करना है, का बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे लगता है कि अगर ब्यूरोक्रेसी कमिटेड है और उनको लगता है नहीं मैं करना ही करना है, तो आपको हर दिन वो उद्योगपति जो सीरियस है, देखिए हर आदमी तो सीरियस नहीं है, हर आदमी तो नहीं आएगा, तो उनके पीछे लगना पड़ेगा। दूसरा जो आपने कहा प्रभु जी, आपकी बात से मुझे लगा और बड़ी अच्छी बात है, कोऑपरेटिव सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, खासकर कृषि प्रधान क्षेत्र है हम आएंगे रंजन जी, कोऑपरेटिव पे बात करेंगे। लेकिन ये जो समिट होगी, जीआईएस हो गई, खुमार उतर गया, लेकिन मुख्यमंत्री का खुमार नहीं उतर रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब हम सेक्टर वाइज निवेशकों से बात करेंगे। मतलब आप जब आए हैं जीआईएस में तो आपने जो कमिटमेंट किया है, अब हम आपको फिर से बुलाएंगे कि भैया आपने जो है रिन्यूएबल एनर्जी में बात की, तो आप आइए और धरातल पे हमसे बात कीजिए कि आपने क्या कमिटमेंट किया था कि हम इतने का निवेश करेंगे, तो हम ये दे रहे हैं सुविधाएं आपको। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री कहते हुए एक अच्छी बात दिखे रंजन जी इस पूरे इसमें कि हमने जो है 18 नीतियां तो बदल दी निवेश से जुड़ी हुई, लेकिन जो उद्योगपतियों की जो डिमांड है, उनकी जो जरूरतें हैं, उसके हिसाब से नीतियों में समय समय पे परिवर्तन वो करते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी सौगात है ना कि आप सिर्फ कालीन ही नहीं बिछा रहे हैं उनके लिए, उसको बिल्कुल साफ सुथरा भी रख रहे हैं और उनके लिए रास्ता भी बना रहे हैं कि वो आए यहाँ पर। जी देखिए, हम लोग प्रभु जी कृषि प्रधान क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश, तो जाहिर है जो आपने शुरुआत में स्टेटमेंट दिया था ना कि बिना औद्योगिकीकरण के आप विकास नहीं कर सकते। अगर आपको मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना है, जो हम हर बार बात करते हैं, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है, जो बहुत सालों से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको उद्योग तो लाना ही पड़ेगा ना। आपको हर बार बात करते हैं, फूड प्रोसेसिंग में आना ही पड़ेगा, आपको कोऑपरेटिव मजबूत करना ही पड़ेगा, आपको कुटीर उद्योग करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे सेक्टर हैं। तो जो मुझे आपके इंटेंट अच्छा लग रहा है, और दूसरी बात जो आपने कही प्रभु जी, वो है कि देखिए कई तरह के उद्योगपति आते हैं, कुछ तो खाली शिरकत करने आते हैं, माहौल देखने, क्योंकि कई राज्यों में कंपेयर करते तो हर राज्य जाते हैं, ऐसा नहीं। देखिए एक बहुत फैक्ट और बहुत उसमें गलत भी नहीं है, कोई उद्योगपति जो पैसा लगाना चाहता है वो जाए 2 महीने में कई राज्यों में जीआईएस हो चुकी है। जी सर, वो चैरिटी नहीं करना चाहता है, वो अगर पैसा लगाए उसका रिटर्न चाहता है। तो अगर यहाँ पे आ रहा, देखने आ रहा है कि जो यहाँ का माहौल है अन्य राज्य से क्या अंतर है। दूसरा ऐसा उद्योगपति है प्रभु जी, आप भी जानते हैं, जो सीरियस है, ठीक है, आना चाहता है, क्योंकि और राज्यों में सैचुरेशन हो गया है, वहां प्रॉब्लम हो रही है, आना चाहता है। तो ऐसे जो उद्योगपति हैं जो फेंस सीटर है, मतलब फेंस पे बैठे हुए हैं, किनारे हैं, वो जो सीरियस, उनके पीछे ऐसा पड़ जाए कि उनको पीछे जाने का मौका ना मिले, वापस जाने का मौका ना। वो चाहते हैं कि आपकी नीति जो है, आपका जो ब्यूरोक्रेसी है, आपके जो लोग उनके ऐसे पीछे पड़ जाए, खींच लाइए उनको। जैसे नैनो का आपको याद है ना, नैनो को जहां गुजरात से मौका मिला, कुछ ढिलमुल वाला हुआ, बंगाल ने खींच लिया, या बंगाल से मौका तो बंगाल का मौका मिला, गुजरात में तुरंत खींच लिया। उल्टा बोल गया, सॉरी, गुजरात ने खींच लिया। तो जो ऐसे फेंस सीटर है उनको पकड़ना पड़ेगा, मौका नहीं दीजिए उनको, ठीक है। रंजन जी, अपन जहाँ पे आप बात कर रहे थे, ये हमने कहा है कि पहली बार हुआ है कि कोई इन्वेस्टर सम्मेलन में कोऑपरेटिव पे बात हुई हो। कोऑपरेटिव का वो सेक्टर है जो बिल्कुल अछूता है, जो गांव तक छोटे किसानों से जुड़ा हुआ सेक्टर है। किसान जो काम करते हैं उनके लिए कोऑपरेटिव का सेक्टर बना हुआ है, या जो दूध कलेक्शन है या मुर्गी पालन है, ऐसे छोटे छोटे जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले भी हैं, कोऑपरेटिव में आ जाते हैं।
जी। वो सेक्टर पहली बार जो है आपने निवेशक सम्मेलन में इंट्रोड्यूस किया, उसको लेकर 2305 करोड़ रुपए के आपने एमओयू भी कर लिए अलग अलग बड़े उद्योगपतियों के साथ। तो ये जो हम यदि कहें कि इसको इस तरीके से देखें कि औद्योगिकरण जो सपना देखा गया बड़े उद्योगों को लगाने का, और दूसरा महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज, आप दोनों को एक साथ मिलाकर चल रहे हैं, तो बैलगाड़ी के 2 पहिए आपने लगा दिए, तो अब गाड़ी स्मूथ चलती हुई दिखाई दे सकती है। नहीं, बड़ी अच्छी सोच है प्रभु जी। इसके 2 पार्ट हैं देखिए। जब कोऑपरेटिव में देखिए अमूल ने क्या क्रांति की है गुजरात में, ठीक है। सांची भी कर सकता है। सांची तो हमारे बहुत सारे, हमारे जो अब जहां जाइए सड़कों पे गाय दिखती हैं जी। पशुधन दिखता है हमारे यहाँ, तो मध्य प्रदेश में अच्छा खासा पशुधन है, उसको उन्नत करने का उपाय हो रहा है। तो केवल डेयरी उद्योग से प्रभु जी आप जानते हैं अभी भी बहुत से लोगों को रोजगार मिला हुआ है, उसको और आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव अगर उसमें ला रहे हैं आप तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोऑपरेटिव से कृषि को आप जोड़ेंगे ना उससे। जी। और केवल दूध नहीं है, आपका कृषि जो प्रोडक्ट कृषि है वो ये भी बताया गया वहां पे कि भाई वो जो एक नेपियर घास आती है, वो घास यदि किसान लगा लेते हैं अपनी बंजर जमीन पे या खेतों की मेड़ों पर, तो वो भी उद्योगपति खरीदेंगे। बहुत बड़ी बात है। फूड प्रोसेसिंग भी उसमें आ सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें खतरा भी है प्रभु जी। जब उद्योगों का पैसा लाएंगे कोऑपरेटिव में, तो जो कोऑपरेटिव का जो आत्मा है, देखिए अभी तक जो हम लोग मध्य प्रदेश देखते आए हैं, तो मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव पॉलिटिकल पार्टीज का, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का एक चरागाह रहा है। वो फ्रेंकली बताऊं आपको, तो कोऑपरेटिव उठ नहीं पाया है। तो अगर उद्योग के आने से, उद्योगपतियों के आने से कोऑपरेटिव को बूस्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, रोजगार। लेकिन साथ में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोऑपरेटिव पर उद्योगपति कब्जा ना हो जाए, तो आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कोऑपरेटिव में इतनी संभावना है प्रभु जी, आप भी जानते हैं कि लाखों लोगों को, लाखों परिवारों को अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा रोजगार मिलेगा, और मध्य प्रदेश बहुत आगे जाएगा इस क्षेत्र में। तो कुल मिला के रंजन जी कहें तो जीआईएस इस बार की पिछले बार की तुलना में आप कैसे देखते हैं, यदि हम इसको समग्र रूप से देखते हैं कि 7 जीआईएस हुई पहले, अब एक ये हो रही है, और आगे की संभावनाएं हमको दिख रही हैं इसमें? प्रभु जी देखिए, मैं बिल्कुल जैसे शुरू में बोला था, इंटेंट पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा मैं इम्प्रेस नहीं हूँ, इम्प्रेस इसलिए नहीं हूँ, नहीं मुझे आगे देखना बाकी है कि अगला जो 1 साल है खासकर उसमें क्या क्या होता है। जैसे मुझे अभी एक न्यूज पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लगा कि उसमें जो रामदेव जी कंपनी है पतंजलि ग्रुप, उसको जाके हाई कोर्ट, सॉरी मैं गलत बोल गया, मैं दिमाग चल रहा था, तो उसको एयरपोर्ट पे जाकर के उनको आदेश दिया गया। ये पहले मैंने कभी नहीं सुना कि आदेश निकले और आपका जो जा रहे हो वहां पे एयरपोर्ट पे जाकर के जी, वो जमीन के उनके डॉक्यूमेंट पॉजिटिव सोच, कोऑपरेटिव का ना पॉजिटिव सोच है, प्रधानमंत्री का ना पॉजिटिव सोच है, अमित शाह का सीधे बोलना कि ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व करना, ये पॉजिटिव सोच है। तो मुझे अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इतना उत्साहित नहीं हूँ, मैं उसके लिए थोड़ा 1 साल का और वेट करना चाहूंगा। चलिए वेट कीजिएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी आपको चर्चा में भाग लेने के लिए। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना, निवेशकों को लेकर लगातार बात करना, साल भर का एक निवेश का पूरा माहौल बनाना, ये एक पहली बार प्रदेश में औद्योगिकीकरण यानी निवेश आकर्षित करने को लेकर सरकार के एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाई दे रही है। इस अप्रोच के दम पर सरकार ये चाहती है कि 1 साल के अंदर वो रिजल्ट भी दे ले, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए कि जहाँ पर उद्योगपति जो आज आए थे वो उद्योगपतियों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार तैयार है, ये बता दे। उसके बाद वो निवेश करके प्रदेश में औद्योगिकरण बढ़ाएं, रोजगार की संभावनाएं बढ़ाएं। कुल मिलाकर सरकार की सोच बहुत अच्छी है, देखना ये होगा कि ये सोच पर कितना ढंग से अमल हो पाता है। सुनिए साहब में आज बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।